बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और एक चीज़ मैंने जो है इसमें नोट की थी कि मैं ज़रा छोटा लिख रहा हूँ। तो जब मैंने ख़ुद अपना वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि ये थोड़ा स्मॉल है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी राइटिंग को बड़ा करूँगा। फिर मैंने बच्चों से भी पूछा कि इसको आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा आप अपनी राइटिंग को बड़ा करें। तो अब हम थोड़ा सा मैं उसको राइटिंग को बड़ा करूँगा ताकि आपको जो है आसानी रहे। ठीक है जी। नया जो है हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। चलिए लेट्स ओपन। हम ये कर चुके थे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज 26। राइट। देख लूं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसके अंदर ये कहता है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉलम। इन्होंने नीचे जो है सवाल के नीचे 4 कॉलम दे दिए हैं। एसेट, लायबिलिटी, ओनर सिक्योरिटी, ओनर्स ड्राइंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। आगे का कॉलम खाली है, इंक्रीज, डिक्रीज और नॉर्मल बैलेंस। ठीक है। सवाल ये है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉलम्स column form, then one indicate the treatment for increase and decrease by entering the words debit and credit in the proper column। सही सवाल आपके पास होगा। प्रॉपर कॉलम में जो है ना आपको लिखना है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। दूसरा, इंडिकेट द नॉर्मल बैलेंस ऑफ ईच काइंड ऑफ अकाउंट बाय एंटरिंग वर्ड डेबिट और क्रेडिट इन द लास्ट कॉलम। इन द लास्ट कॉलम काइंड ऑफ अकाउंट, नॉर्मल बैलेंस इंडिकेट यानी कि बैलेंस जो है अकाउंट का क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम इसमें वो बना लेते हैं। काइंड ऑफ अकाउंट, काइंड ऑफ अकाउंट्स। थोड़ा बड़ा मैं इस वजह से लिख रहा हूं, इसको नीचे लिख देता हूं। काइंड ऑफ अकाउंट्स, इंक्रीज, डिक्रीज और नॉर्मल बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस, ये 4 कॉलम उन्होंने दे दिए हैं सवाल के अंदर। इसके अंदर है अब ये हमने 4 कॉलम बना लिए। ठीक है। एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स ड्राइंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ठीक है जी।
ये इसमें आपने घबराना नहीं है, ये ऑलमोस्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट, ठीक है, वही एसेट। डिक्रीज होता है क्रेडिट। और नॉर्मल बैलेंस, यानी कि बैलेंस क्या होता है लेजर के अंदर? तो नॉर्मल जो है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसको मैं देखता हूं, इसमें इनका क्या मसला है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, वही रूल्स ऑफ डेबिट। लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट। और नॉर्मली अगर कोई कोई वजह ना हो, स्पेशल वजह ना हो, तो लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओनर्स कैपिटल बिल्कुल जो है, क्योंकि ओनर्स कैपिटल हम पढ़ चुके हैं कि ये भी लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, ठीक है, कि बिजनेस ओनर्स को पेमेंट करेगा, वो लायबल है। लेकिन पेमेंट, जाहिर है अगर ओनर ने ही अपना ही पैसा निकाल लिया तो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। तो एज एंड व्हेन द ओनर नीडेड सम मनी, वो बिजनेस से निकाल लेता है, ले लेता है, सही है, पूरा अमाउंट नहीं निकल लेता। तो ओनर्स कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ये थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में वो हो गया है, चिकना। और जिस तरीके से लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मे बी सम स्पेशल केस के अंदर जो है डेबिट बैलेंस हो जाए, लेकिन वो कंसीडर नहीं किया जाता कि ये होगा, सही है। वो किस वजह से कि वो हम आगे देखेंगे, लेकिन 99.999% जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, और वही जो है कैपिटल का होता है, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। ये मेरे ख्याल में चिकना हो गया ये। ऑनर्स ड्राइंग, ऑनर्स ड्राइंग जो है रिवर्स चलती है कैपिटल का, ठीक है। ऑनर ड्राइंग जो है रिवर्स होता है। अगर ऑनर्स ड्राइंग बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो डेबिट होगी, सही है, रिवर्स होता है। क्योंकि ड्राइंग हमेशा जो है कैपिटल से जो है माइनस किया जाता है। तो ड्राइंग अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, ड्राइंग अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी। और नॉर्मली ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जाहिर है, जो ओनर होता है पैसा निकाल रहा है तो डेबिट ही होगा। ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, या ड्राइंग डेबिट। अगर मर्चेंडाइज निकालनी है उसने तो मर्चेंडाइज क्रेडिट, कोई भी किस्म का अगर एसेट निकाला है तो एसेट जो है क्रेडिट हो जाता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है रूल्स ऑफ डेबिट, तो क्या होता है जनाब? क्रेडिट। इसी तरीके से रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो डेबिट। और ऑलवेज रेवेन्यू जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। रुक जाइए जी, हम रिज्यूम करते हैं। वो असल में अजान शुरू हो गई थी
तो और एक्सपेंस जो है जब हम देखते हैं कि इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे होता है, एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है, और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। सही है। तो होप ये सही नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, छोटा नहीं होगा इंशाल्लाह जो है। अब तो अब हम अगला सवाल जो है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपने उतार लें इसको और पॉज करके उतार लीजिए। राइट, अच्छा जी। कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर के सवालात मुकम्मल हो जाएं, कोशिश करेंगे। लेट्स सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज 26 है। ठीक है, 16 में ये क्या कहता है, सप्लाईज हमें बताना है, सप्लाई करना है। द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो वो इंफॉर्मेशन जो मिस है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको मालूम है, ये रही, एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब इन्होंने 6 जो है आपको दिए हैं, तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं कि एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई हमारे पास। पहले में ये कह रहा है कि एसेट बराबर है 1,35,000, उसके बाद लायबिलिटी है 67,000 और प्रोप्राइटरशिप जो है आपको मालूम करनी है, ये नोन है। तो वेरी सिंपल, 3 फिगर्स में से 2 फिगर मालूम हो तो मैथमेटिक्स के असूल से आप चलें। 1,35,000 इसको इक्वल से इधर लेके आए, साइन तब्दील हो गया, 67,000 इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो 1,35,000, या मैं कैलकुलेटर एकदम आवाज लगाता हूँ, 1 मिनट रुको जी। कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, और 135, 1,35,000 माइनस 67 इक्वल टू 68,000। तो कैपिटल आपके पास बराबर हो गया, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, 68,000। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड, एसेट। ठीक है, सेकंड में मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये इक्वेशन एक ही दफा मैं लिखूंगा। सही है। नीचे हमने कहा एसेट जो है मुझे मालूम करना है, और लायबिलिटीज है 46,000। लाइन खींच देता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लायबिलिटीज है 46,000,
46,000 और प्रोप्राइटरशिप या कैपिटल आपका प्लस 54,000 रुपये। इन्होंने कैपिटल नहीं लिखा है, प्रोप्राइटरशिप लिखा है, तो जो सवाल में हो वही लिखना। PRI प्रोप्राइटरशिप, सही है ना, स्पेलिंग सही है। अच्छा जी, प्रोप्राइटरशिप दूसरे केस के अंदर 54,000 है, लाइबिलिटी 46,000 है, एसेट मालूम करना है। तो बहुत आसान हो गया, ये तो कोई मसला ही नहीं हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 6 और 4 10 का सिफर, 1,00,000। एसेट बराबर हो गया 1,00,000 के, यही ना, एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। इन दोनों को ऐड कर दिया तो एसेट आपके पास, इसको मैं यूं कर दूं वरना तो एसेट बराबर हो गया 1,00,000। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आपके पास दूसरे का जवाब आ गया। अब हम तीसरा, नंबर थर्ड, एसेट है 1,23,000, लायबिलिटी मालूम करनी है, और कैपिटल है आपके पास प्रोप्राइटरशिप 1,23,000। 1,23,000, ठीक है। तो कैपिटल का खाना इधर आ गया, इक्वल से माइनस 23,000, ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज। 1,23 में से 1,23 गया तो सिफर या नील, तो लाइबिलिटी आपकी कोई भी नहीं है, नील है, सही है। ये आपका नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर का हम रब कर देते हैं। नंबर 1, ठीक है, और ये है नंबर 1 2 3 4। 4 है आपका, एसेट है 99,000 और लाइबिलिटी है आपकी 66,000 और प्रोप्राइटरशिप आपने मालूम करनी है। इजी, 66 को इधर लेके चले आए आप, माइनस 66,000 बराबर हो गया प्रो PRIE प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 33,000 रुपये। प्रोप्राइटरशिप ये आ गया, इजी। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या असूल है कि अगर तीन में से 2 फिगर दिए हुए हैं तो आपने इक्वल साइन के आगे पीछे करके वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। अच्छा जी, पांचवा है एसेट है 1,17,000 रुपये। लाइबिलिटी आपको पास मालूम करनी है और प्रोप्राइटरशिप है 89,000 रुपीज।
इस किस्म के सवालात आते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, ठीक है, वही चीज़ 89 को इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हम। 1,17,000 माइनस 89,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज। 117 में से 88,000 आपने माइनस किया है। 117 माइनस 89 क्या हो गया? एक तो कैलकुलेटर जो है, 1,17,000 माइनस 89, तो ये हो गया 28,000। तो लाइबिलिटी हो गई आपके पास 88,000। ठीक है, पांचवा ये हो गया। एंड 6 हमने नंबर 6 हमने क्या है कि एसेट कितना है हमारे पास नहीं मालूम, हमें मालूम करना है। और लाइबिलिटी हमारे पास 45,000 की है और 67,000 प्रोप्राइटरशिप है। इट्स वेरी इजी। एसेट इक्वल कर दें, आप इसको प्लस कर दें, मतलब सिफर सिफर सिफर, 7 और 5 12 का 2, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, एसेट बराबर हो गया दिस। 7 और 5 12, 1,12,000। ठीक है, प्लस माइनस में अगर कोई आगे पीछे हो जाओ तो चेक कर लेना, मेथड यही होगा। राइट, चलिए जी, तो 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ मैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। ये पूरा जो चैप्टर है बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है और इन्होंने बहुत खूबसूरत सवालात बनाए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप हो। ओके, अब कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पेज 26। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये बताना है कि इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, के जो नीचे ट्रांजेक्शन दी हुई हैं उसका असर क्या होगा ऑन द टोटल एसेट ऑफ मसूद कंपनी। मसूद कंपनी का जो है, ये हम काम कर रहे हैं मसूद कंपनी का हम काम कर रहे हैं और हमें ये बताना है कि ये जो नीचे ट्रांजैक्शन है तो मसूद के टोटल एसेट के ऊपर, खाली टोटल एसेट के ऊपर क्या फर्क होगा? क्या ये इंक्रीज टोटल होगा, टोटल एसेट इंक्रीज होगा, टोटल एसेट डिक्रीज होगा, या देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल एसेट? ठीक है जी, पहला हम देखते हैं। मैं ये पढ़ रहा हूं, बाकी लिख नहीं रहा मैं।
मिस्टर मसूद इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। मसूद ने इन्वेस्ट किया कैश बिजनेस के अंदर। बहुत दफा हम ये पढ़ चुके हैं। इन्वेस्ट कैश का मतलब है कि कैश बढ़ रहा है। कैश का नेचर क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, सही है। एसेट इंक्रीज हो रहा है व्हेन कैश इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो ऑलवेज जो है एसेट ऑफ द कंपनी इंक्रीज होती है। तो इस सूरत में पहली जो है इसका जवाब होगा इंक्रीज इन टोटल एसेट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इसका मतलब है कि ओनर अपनी जेब से कैश दे रहा है और जब कंपनी में कैश आता है तो वो ऑलवेज जो है डेबिट साइड पे होता है और इसका कैश का नेचर है एसेट। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो टोटल एसेट बढ़ जाएंगे आपके। परचेज 2 कंप्यूटर ऑन अकाउंट। मसूद ने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं ऑन अकाउंट। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ऑन अकाउंट खरीदें, ठीक है। यहां सिर्फ बात हो रही है कि टोटल एसेट के बारे में बात हो रही है। टोटल एसेट, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि ये इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या देयर विल बी नो चेंज। ठीक है। जब कंप्यूटर आप खरीदते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर का नेचर क्या है? कंप्यूटर का नेचर क्या है? एसेट है। ये रहा एसेट है, ठीक है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। इट मींस एसेट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन टोटल एसेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा सी आया, बारोड मनी फ्रॉम हबीब बैंक। हबीब बैंक कम बैंक है, उससे आपने पैसा लिया, ठीक है। असल में ये करीब के चश्मा है तो मुझे यूं करना पड़ रहा है, वो ब्लर हो जाती है जो है ना, तो लिखने का और पढ़ने का काम ज़्यादा है तो इस वजह से जो है करीब का लगाना पड़ा मुझे। बारोड मनी फ्रॉम बैंक, तो बैंक ने कंपनी को पैसा दिया। पैसा की नेचर क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो सी में इंक्रीज इन टोटल एसेट, ठीक है। अच्छा जी। सोल्ड अ कार फॉर कैश। एक उसके पास गाड़ी थी, ये इसने बेच दी। किस पे बेची? कैश पे। गाड़ी क्या है? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। गाड़ी सोल्ड कर दी, ठीक है, सोल्ड कर दी तो क्या आया? एसेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, सही है। लेकिन सोल्ड करने के बाद कैश यहां पे आ गया, तो एसेट आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट। यहां पे सोल्ड किया तो एसेट डिक्रीज हुआ, लेकिन चूंकि कैश आया, कैश से एसेट तो इंक्रीज हो गया। तो डी है आपके पास। कोई चेंज होगा नहीं, जितने की गाड़ी आपने बेची उतने का कैश आ गया, तो नो चेंज। नो चेंज ही लिखना है ना, नो चेंज इन टोटल एसेट। इस वजह से मैंने
इसको आपको करके बताया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अच्छा जी, मेड पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी थी, अकाउंट पेबल था, आपने क्या किया, पेड किया कैश। जब आपने पे किया कैश तो कैश क्या हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश निकल गया। सेकंड इफेक्ट हमें नहीं मालूम, हम सेकंड इफेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो है एसेट के ऊपर क्या जो है इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन का। क्योंकि पेमेंट किया है कैश, किसके लिए, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए कैश पे किया, तो कैश डिक्रीज हो गया। ई क्या हो गया कि डिक्रीज, डिक्रीज इन टोटल एसेट, सही है। चलिए जी, असल में मेरे कमर के मोहरे काफ़ी ख़राब हैं तो मुझसे बैंड नहीं हो जाता। एफ, पेड फॉर रेंट एक्सपेंस इन कैश, रेंट एक्सपेंस था वो उसने कैश पे किया है, सही है। अब यहां पे देखते हैं, रेंट एक्सपेंस ये इसने क्या किया, पेड, क्या, कैश, सही है। जब कैश पेमेंट हुई तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, राइट। और कैश क्या होता है आपका, एसेट। क्या चीज बढ़ी, इससे कोई गर्ज नहीं है आपको, कम क्या हुआ, एसेट पे क्या असर पड़ा, एसेट कम हो गया। एफ, डिक्रीज इन टोटल एसेट, ओके। अच्छा जी, जी है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, यानी कि ये कस्टमर है, नीचे लिखूं थोड़ा, ये आपका कस्टमर है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, इसने क्या किया, इसने कैश दिया है, ठीक है, कैश, इससे कैश हमने लिया है, रिसीव्ड। हम ये बड़ा देख के बात करनी पड़ती है, लेने देने की जो है ना यहाँ पे उल्टा हो जाता है। कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, तो कस्टमर का बैलेंस लेस हो गया, बट उतने ही अमाउंट से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया, जितने से ये बढ़ा उतने से ये कम हो गया। तो कोई नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कोई हुआ, नो, नो चेंज इन टोटल एसेट, क्योंकि कस्टमर भी एसेट है आपका, ये भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया, तो नो चेंज, नो चेंज इन टोटल एसेट, ठीक है। ये आप उतार लें।
आई होप के आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। एक मिनट। अब जो है हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 हम करते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ, होप उतार तो लिया होगा। ये मैंने कर दिया। रब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसमें पेन। क्वेश्चन नंबर 19 और पेज 27। अच्छा जी, कंपनी है अल हुदा कंपनी, ठीक है। अल हुदा कंपनी हमें बनाना क्या है? हमेशा पहले जो है ना, सवाल पढ़ने से पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ें कि बनाना क्या है, ताकि जब सवाल को रीड करें तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जो है चीज़ों को देखें। प्रिपेयर करना है करेक्टेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो सही फॉर्मेट है उसको हम बनाना है। अच्छा जी, मैनेजर रिपोर्ट ने ये की हैं और इसने कहा है कि मैनेजर ऑफ अल हुदा कंपनी हु हैड नो अकाउंटिंग बैकग्राउंड, जिसका नहीं था, प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। 30 नवंबर को उसने, जो कि करंट ईयर था उस वक्त का, उसने बैलेंस शीट बनाई अल हुदा कंपनी की। मैनेजर ने, उसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था, उसने तमाम जो अमाउंट थी वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उसने ली, जो कि सही है, यानी कि अमाउंट सही है आपकी। अब क्या हुआ? हाउएवर द बैलेंस शीट कंटेन्स अ नंबर ऑफ, बहुत सारी इसके अंदर गलतियां हैं उसकी हेडिंग्स वगैरह में, फॉर्मेट के अंदर, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी। तो बहुत सारी इसके अंदर गलतियां हो गई हैं, तो हेडिंग्स में और आगे पीछे उन्होंने उसने कर दिया है। तो अब हम ये देखते हैं, अल हुदा कंपनी करेक्टेड बैलेंस शीट, ये हुआ 30 नवंबर को। 30 नवंबर, ईयर नहीं पता। ये आपने खींचा, यहां पे लिखा एसेट, यहां लिखा लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ओके, ये आपने लाइन खींच दी और बीच में आपने इसको टी फॉर्म बना दिया। एसेट, एसेट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट, उसने कहा प्रॉपर हेडिंग दे दो, तो मैं अभी दे रहा हूं, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और दूसरे होते हैं करंट एसेट, कैश वगैरह। या आगे जो है हम इसको देखेंगे कौन से क्या होते हैं। इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है, 1,62,000। फिर हुदास कैपिटल, यहां पे लायबिलिटी लिख दी हमने, लायबिलिटी लिख दी, और कुछ लाइनें, 5-6 लाइनें छोड़ के आपने कैपिटल लिख दिया। हुदा कैपिटल, हुदा कैपिटल 80,000। ड्राइंग देखना है, ड्राइंग है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में, अगर ड्राइंग नहीं है तो आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे 80,000 रुपये।
ओके, दोनों हो गई। लोन पेएबल, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी के नीचे लोन पेएबल 16,000 रुपये। अच्छा जी। कैश इन हैंड करंट एसेट है, यहां लिखा आपने कैश इन हैंड, और 30,000 रुपये यहां लिख दिया। ऑटोमोबाइल आपका फिक्स्ड है, ₹30,000। नोट्स पेएबल लायबिलिटी है, जाहिर है लिखा हुआ है पेएबल। नोट्स पेएबल लायबिलिटी है 48,000। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, सॉरी नोट्स पेएबल 172 है, ये है नोट्स पेएबल 1,72,000 और अकाउंट्स पेएबल 48,000। ऑफिस सप्लाईज आपका करंट एसेट है, करंट इस वजह से है कि डेली इसमें से कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है। ऑफिस सप्लाईज 14,000 रुपये। रेंट पेएबल, पेएबल है, रेंट लायबिलिटी है, पेएबल है तो 10,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 रुपये। अकाउंट्स इश्यूबल करंट एसेट है, 70,000 रुपये। ठीक है जी, ये ऐड कर लें, ये ऐड कर लें और फिर ये इसमें ऐड कर लें। ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, और फिर ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये इसके ग्रैंड टोटल इसके यहाँ बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक लाइन डाल सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि एक ही फिगर है, मैंने लाइन नहीं डाली। चलिए इसको टोटल करते हैं, कैलकुलेटर कहाँ है। ये हमने टोटल कर दिया है, तो रोक के ताकि टाइम जाए ना हो, 1,62 और 30 को जमा किया 192,000 आ गया। इन चारों फिगर्स को हमने ऐड किया तो 1,34,000 रुपये आ गया, और उसके बाद इसको और इसको ऐड किया तो 3,26,000 आ गया। ठीक है, इसको और इसको ऐड किया तो 3,26,000 आ गया। यहाँ पे टोटल जो लायबिलिटी थी उसको ऐड किया, 2,46,000 आया। इसके अंदर हमने हुदा का कैपिटल ऐड किया 80,000 रुपये, तो 3,26,000 आ गया। टोटल रुपीज़ 326 बराबर है टोटल रुपीज़ 326 के। तो ये आपके पास करेक्टेड बैलेंस शीट जो है ना अल हुदा कंपनी की बन गई। इसको जल्दी से उतार लीजिए, मैं दूसरा सवाल देखता हूँ फिर। ठीक है जी, आपने उतार लिया होगा।
तो मैं अब इसको रब करता हूं और अगले सवाल पे हम जाते हैं। आई होप के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह जो है। अच्छा जी, अब सवाल नंबर हमारे पास जो है वो है 20। क्वेश्चन नंबर 20, पेज 28। ठीक है, ये कह रहा है कि accounting data for Crystal Company at August 31st are shown below. The figure of Imran Khan capital is not given. ठीक है, जो ओनर्स का कैपिटल है वो दिया हुआ नहीं है, बट इट कैन बी डिटरमाइंड व्हेन ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज assembled in the form of a balance sheet. अगर हम तमाम ये फिगर्स को बैलेंस शीट की फॉर्म में लिखें, हम वैसे भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट हमने एक साइड पे लिख के जमा कर लिया, फिर दूसरी साइड पे हमने टोटल लायबिलिटी निकाल, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसने कहा है कि इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आपने इसको बनाना है, तो हम बैलेंस शीट फॉर्म बनाते हैं क्रिस्टल कंपनी की। क्रिस्टल कंपनी बैलेंस शीट है 31 अगस्त की, 31 अगस्त। ठीक है, यह है आपका एसेट, यह है आपकी लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, ये आपने यहाँ पे यूं लाइन खींच दी। एसेट को इन्होंने प्रॉपर हेडिंग नहीं कहा है, तो हम सारे एसेट एक ही जगह पे लिख लेते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि पहले हम फिक्स एसेट लिखें, लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं, और उसके बाद करंट एसेट लिखें। तो यहाँ पे जो है हेडिंग बना लेते हैं फिक्स एसेट, ताकि हमें आसानी रहती है, शुरू से ही इसका आदत बना लें। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 95,000 रुपीज। अच्छा जी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स 80,000 रुपये, ये हो गया। फिक्स के साथ करंट एसेट लिख देते हैं। करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 15,000 रुपये। उसके बाद कैश है 8,000 रुपये। ओके, अब यहां पे लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज इसमें नोट्स हैं, नोट्स पेबल, नोट्स पेबल 44,000 रुपये। और अकाउंट पेबल, लायबिलिटी को लायबिलिटी की में इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे हैं, अकाउंट पेबल
38,000 रुपये। अच्छा जी, दूसरी सेक्शन में आए, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज है 4,000 रुपये। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, आप इंश्योर्ड हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 3,000 रुपये। उसके बाद सैलरीज पेबल, यार अभी तो डाली थी, सैलरीज पेबल 5,000। इंटरेस्ट पेबल 3,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे ओडी भी कहते हैं, ओवरड्रॉन, ये क्या होता है बाद में देखेंगे, 30,000। ठीक है जी। अब आपने तमाम एसेट का टोटल कर लीजिए यहाँ पे, सही है। यहाँ पे लायबिलिटी का टोटल आएगा और इमरान खान कैपिटल, ये हमें मालूम करना है। हम कई सवालात में देख चुके हैं कि अगर एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी भी दी हुई है, तो कैपिटल मालूम कर सकते हैं कि ओहो, एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, तो एसेट में से ओह, लायबिलिटी को इधर लेके गए तो यहां प्लस साइन था, ये हो गया माइनस। ठीक है, और यहां खाली रह गया कैपिटल। यहां एसेट की फिगर लिखेंगे, यहां लायबिलिटी की फिगर लिखेंगे, कैपिटल आपका निकल आएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस करते हैं। जी, यहां पे मैंने इसको एसेट्स को मैंने जो भी फिगर थी मैंने प्लस किया, 95, 80, 15, 8, 4, 3, इन सबको टोटल कर किया तो 2,05,000 ये टोटल आया। ये टोटल एसेट हो गया। लायबिलिटी को मैंने प्लस किया, 44, 38, 5, 3 और 30, तो 1,20,000 मेरे पास फिगर आई। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। या एसेट में से माइनस कर दें लायबिलिटी को तो कैपिटल आ जाता है। तो 2,05,000 में से माइनस कर दिया 1,20,000 रुपये, ये था कैपिटल। तो फिगर कितनी आई, 85,000 रुपये आपके पास फिगर आई। आपने ये फिगर कैपिटल के सामने यहां पे लिख दी, 85,000 रुपये, और ये जी टोटल हो गया 2,05,000 रुपये।
ठीक है, ये जो फिगर आई थी ये वाली, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि कैलकुलेट कर लिया आपने, और ये फिगर इसके अंदर ऐड हुई तो 2,05,000 आ गई फिगर, और आपके पास टोटल रुपीस ये आ गए, और टोटल रुपीस ये आ गई। तो बैलेंस शीट टैली हो गई, और जो मिसिंग फिगर थी इमरान का 85,000 जो कैपिटल मालूम करना था वो यहाँ से मालूम हो गया। राइट, इस तरह से निकालते हैं फिगर। होप समझ में आ गया होगा आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारी सवालात थे, हमारे प्रॉब्लम्स हमने किए, और उसके बाद हमने तमाम 20 जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए 1 बाई 1। मुझे उम्मीद है काफ़ी समझ में आया होगा, नॉट मुकम्मल क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट होप के आगे जो है आपको थोड़ी बहुत आसानी होगी, या आप उतार लीजिए। और मैं अब जो है इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।